Disclaimer. This video is for informational and entertainment purposes only and should not be treated as professional advice. नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और आज भी एक पहेली बना हुआ है। नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। हाँ बिल्कुल। मई 2008 की वो रात जब 14 साल की आरुषि तलवार और उनके घर में काम करने वाले हेमराज दोनों की हत्या हो गई थी उन्हीं के घर में। और ये सिर्फ एक डबल मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसने हमारी जांच एजेंसियों पर, मीडिया पर, समाज पर कई सवाल खड़े किए। सही कहा। मतलब हर जवाब के साथ जैसे नए सवाल खड़े हो जाते थे। तो आज हम कोशिश करेंगे जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर ये समझने की कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, मतलब जांच कैसे आगे बढ़ी, क्या मोड़ आए, अदालतों में क्या हुआ और वो कौन से सवाल है जो आज भी अटके हुए हैं। बिल्कुल। और ये साफ कर दें कि हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बस जो फैक्ट्स हैं, जो उलझने हैं, उन्हें सामने रखना है जैसा कि स्रोतों में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं वापस मई 2008 में। 16 मई की सुबह नोएडा का जलवायु विहार। क्या हुआ था उस दिन? तो 16 मई की सुबह आरुषि के पेरेंट्स डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार उसको उसके कमरे में देखते हैं और वो मृत पाई जाती है, गला कटा हुआ। ओह। जाहिर है घर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है और शुरू में शक सीधा जाता है घर के नौकर हेमराज पर, क्योंकि वो गायब था। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है कि अगर नौकर गायब है तो शक उसी पर जाएगा। बिल्कुल। पहली थियरी पुलिस की यही बनती है कि हेमराज ने आरुषि को मारा और भाग गया। लेकिन फिर कहानी एकदम पलट गई है ना? हाँ, और यहीं से ये केस मतलब एक आम क्राइम से कहीं ज्यादा उलझ गया। अगले ही दिन 17 मई को हेमराज की लाश मिलती है। कहाँ? उसी घर की छत पर। और उसकी हत्या भी ठीक वैसे ही की गई थी जैसे आरुषि की, गला रेत कर। क्या मतलब एक ही घर में 2 मर्डर एक ही तरीके से? हाँ, अब ये साफ हो गया कि ये डबल मर्डर है और जिसे पुलिस कल तक कातिल मान रही थी वो हेमराज, वो खुद दूसरा विक्टिम था। बाप रे, इससे तो पुलिस की पहली थियरी वो तो पूरी तरह खत्म हो गई। अब क्या हुआ? जांच किस तरफ गई? यहीं से जांच का वो दौर शुरू हुआ जो बहुत विवादों में रहा। हेमराज की लाश मिलने के बाद नोएडा पुलिस का शक वो घूम गया। किसकी तरफ? आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार पर। पुलिस ने फिर एक थ्योरी दी जो बहुत सनसनीखेज थी और उस पर काफी सवाल भी उठे। क्या थ्योरी थी वो और क्यों उस पर इतने सवाल उठे? पुलिस का कहना था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को किसी आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और गुस्से में तैश में आकर उन्होंने पहले हेमराज पर और फिर आरुषि पर हमला कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और नूपुर तलवार? उन पर आरोप लगा कि उन्होंने सबूत मिटाने में मदद की। ये थ्योरी इसलिए इतनी विवादास्पद हुई क्योंकि इसके सपोर्ट में कोई ठोस डायरेक्ट सबूत पुलिस के पास जैसे था ही नहीं उस वक्त। ज्यादातर अंदाजे लग रहे थे। और यहीं पर जैसा कहते हैं जांच की शायद पहली और सबसे बड़ी चूक हुई। क्या चूक? क्राइम सीन, घटना स्थल, उसको बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रखा गया। शुरू के जो घंटे होते हैं जब सबूत सबसे अहम होते हैं, तब घर में बहुत लोग आ जा रहे थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, पुलिस वाले, मीडिया वाले। तो सबूतों का क्या हुआ होगा? यही तो। इससे फोरेंसिक सबूत या तो नष्ट हो गए होंगे या फिर कंटैमिनेट मतलब दूषित हो गए होंगे। और अगर क्राइम सीन ही सुरक्षित नहीं है तो बाद में जो भी मिलेगा उस पर सवाल उठना लाजमी है। सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत बुनियादी गड़बड़ है। जांच की नींव ही हिल गई तो जाहिर है इस सब पर सवाल उठे होंगे। फिर मामला आगे कैसे बढ़ा? बिल्कुल सवाल उठे। मीडिया का दबाव भी बहुत बढ़ गया था और इन्हीं सब के चलते यूपी सरकार ने करीब 2 हफ्ते बाद 1 जून 2008 को केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देश की टॉप एजेंसी। हाँ, तब लगा कि शायद अब सही जांच होगी, सच सामने आएगा। तो सीबीआई के आने के बाद क्या हुआ? क्या तस्वीर साफ हुई? क्योंकि पुलिस की जांच पर तो बहुत सवाल थे। विडंबना देखिए, सीबीआई के आने से मामला सुलझने की जगह शायद और उलझ गया। वो कैसे? क्योंकि सीबीआई के अंदर ही इस केस को लेकर 2 फाड़ हो गए। मतलब एक ही एजेंसी में अलग अलग राय बन गई। अच्छा, क्या मतलब? जो जानकारी है उसके मुताबिक सीबीआई की जो पहली टीम थी
उसने जांच के बाद तलवार दंपति के क्लिनिक के कंपाउंडर कृष्णा और 2 और घरेलू नौकरों राजकुमार और विजय मंडल इनको जिम्मेदार माना। नौकरों को? हाँ, उस टीम का मानना था कि शायद नशे वगैरह में इन लोगों ने ये हत्याएं की हैं। तो फिर पेच कहाँ फंसा? एक टीम तो नौकरों पे शक कर रही थी। पेंच तब फंसा जब सीबीआई में कुछ बदलाव हुए, लीडरशिप बदली और एक नई जांच टीम बनी। इस दूसरी टीम ने पहली टीम के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहा दूसरी टीम ने? उनका कहना था कि नौकरों के खिलाफ सबूत काफी नहीं है और हालात, परिस्थितियां वो वापस तलवार दंपति की तरफ ही इशारा कर रही हैं। अरे, मतलब एक ही एजेंसी की 2 टीमें बिल्कुल उल्टे नतीजे पे पहुंच रही थी। हाँ, ये अपने आप में बहुत अजीब बात थी। इससे पूरी जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठ गया। भाई, जब आपकी मुख्य एजेंसी ही एकमत नहीं है तो सच का पता कैसे चलेगा? ये तो वाकई बहुत अजीब है। तो फिर आखिर में सीबीआई ने क्या किया? कौन सी थियरी मानी? यही तो इस केस का एक और चौंकाने वाला मोड़ था। इतने मतभेदों के बाद सीबीआई की जो दूसरी टीम थी उसने दिसंबर 2010 में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्लोजर रिपोर्ट मतलब? केस बंद करने की सिफारिश। हाँ, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि एजेंसी कह रही है कि हमारे पास किसी को दोषी ठहराने लायक पक्के सबूत नहीं है, इसलिए हम केस बंद करना चाहते हैं। लेकिन इस क्लोजर रिपोर्ट में भी सीबीआई ने तलवार दंपत्ति को ही मुख्य संदिग्ध बताया था। बस ये कहा कि मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं जुटा पाए। ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। संदिग्ध भी बता रहे हैं और कह रहे हैं सबूत नहीं है। फिर कोर्ट ने क्या किया? मान ली क्लोजर रिपोर्ट? नहीं, यहीं पर एक और बड़ा मोड़ आया। गाजियाबाद की जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट थी उसने क्लोजर रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, फिर जज साहब ने एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया। उन्होंने उसी क्लोजर रिपोर्ट को तलवार दंपति के खिलाफ चार्जशीट मान लिया। क्या मतलब क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट बना दिया? हाँ, और उन पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय करके मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। ये बहुत ही रेयर होता है। ये तो बहुत ही नाटकीय है। तो फिर मुकदमा चला और नतीजा क्या निकला? जी, मुकदमा चला। सीबीआई ने मतलब प्रोसिक्यूशन ने परिस्थितिजन्य सबूतों की एक पूरी चेन पेश करने की कोशिश की और फिर नवंबर 2013 में 26 नवंबर को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या फैसला था? कोर्ट ने डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद? किस आधार पर? आपने कहा परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ये क्या होता है? कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था? हाँ, डायरेक्ट सबूत जैसे कोई चश्मदीद गवाह वो तो था ही नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होते हैं जो सीधे अपराध दिखाते तो नहीं पर ऐसे हालात या कड़ियां बनाते हैं जिनसे अपराध का अंदाजा लगाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए घटनास्थल पर सिर्फ अभियुक्तों की मौजूदगी का सबूत हो, हत्या का कोई मोटिव यानी मकसद नजर आ रहा हो या अपराध के बाद उनका बर्ताव कुछ अजीब हो। तो निचली अदालत को लगा कि ये सारी कड़ियां मिलकर इतनी मजबूत चेन बना रही हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती और तलवार दंपत्ति ही दोषी हैं। समझा। मतलब सीधे सबूत नहीं पर हालात इशारा कर रहे थे, ऐसा निचली अदालत का मानना था। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तलवार दंपत्ति ने इस फैसले को चुनौती दी। कहाँ? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ओके, तो हाईकोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने पूरे केस को फिर से देखा बारीकी से। और हाईकोर्ट किस नतीजे पे पहुंचा? क्या निचली अदालत का फैसला सही था? नहीं, अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और वो निचली अदालत के फैसले से बिल्कुल अलग था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। मतलब डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया सभी आरोपों से। बरी क्यों? हाईकोर्ट ने क्या वजह बताई? इतना बड़ा फर्क कैसे? हाईकोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा, पहली बात कि प्रोसिक्यूशन यानी सीबीआई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी शक की हर गुंजाइश खत्म करके ये साबित नहीं कर पाया कि हत्याएं तलवार दंपत्ति ने ही की थी। अच्छा। कोर्ट ने माना कि वो जो परिस्थितिजन्य सबूतों की चेन थी वो बीच बीच में टूटी हुई थी, स्नैप्ड चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सारी कड़ियां जुड़ नहीं रही थीं और उन टूटी हुई कड़ियों से सिर्फ एक ही नतीजा नहीं निकाला जा सकता था कि तलवार दंपति ही दोषी हैं। और जांच पर कुछ कहा? हाँ, सीबीआई की जांच पर भी कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। कहा कि जांच में गंभीर खामियां थीं, कई सबूत ठीक से पेश नहीं किए गए या वो विरोधाभासी थे
और आखिर में कोर्ट ने संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट, अभियुक्तों को दिया। मतलब अगर पक्का सबूत नहीं है तो आप दोषी नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल। सीधे शब्दों में हाईकोर्ट का मानना था कि सबूत इतने कमजोर और अधूरे थे कि उनके आधार पर किसी को हत्या जैसे संगीन जुर्म का दोषी करार नहीं दिया जा सकता। पहले दोषी फिर बरी। ये तो दिखाता है कि केस कितना कंफ्यूजिंग था और सबूत कितने डामाडोल थे। इस पूरे मामले में वो कौन से बड़े विवाद या अनसुलझे सवाल थे जो बार बार सामने आते रहे? विवाद तो जैसा मैंने कहा शुरू से ही थे। एक तो यही कि शक किस पर है, ये लगातार बदलता रहा। पहले हेमराज, फिर वो 3 नौकर, कृष्णा, राजकुमार, विजय मंडल, फिर बीच में कोई बाहरी आदमी की थियोरी आई और फिर घूम फिर कर शक तलवार दंपति पर। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि जांच की कोई एक मजबूत दिशा तय ही नहीं हो पा रही थी, जैसे कोई भटक गया हो। और सबूतों की समस्या, क्राइम सीन वाली बात तो आपने बताई, और क्या दिक्कतें थी? सबूतों की प्रॉब्लम तो इस केस के सेंटर में रही। क्राइम सीन वाली गड़बड़ तो थी ही, फिर फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा करने, उनको संभालने, उनकी जांच करने, इन सब में भी अनियमितताओं के आरोप लगे। जैसे एक बड़ा सबूत माना गया था कि आरुषि के कमरे में तकिए के कवर पर हेमराज का खून मिला था, लेकिन बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि ये खून वहां कैसे पहुंचा, क्या कलेक्शन ठीक से हुआ था, क्या जांच सही थी। फिर वो गोल्डस्टिक वाली थ्योरी आई कि उससे मारा गया, लेकिन वो भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो सकी। गवाहों के बयान भी बदलते रहे। हाँ, मैंने भी सुना था कि हत्या के हथियार को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन था। कभी सुनने में आया कि कोई सर्जिकल ब्लेड जैसा कुछ इस्तेमाल हुआ है। हाँ, शुरू में यही बात आई थी कि घाव इतने साफ थे जैसे किसी प्रोफेशनल टूल से किए गए हों। इससे शक डेंटिस्ट पेरेंट्स पर गया। और फिर गोल्डस्टिक? बाद में गोल्फ स्टिक की थ्योरी आई, जिसे निचली अदालत ने माना भी, लेकिन कोई भी हथियार निर्णायक रूप से हत्या का हथियार साबित नहीं हो पाया, और ना ही कोई ऐसा हथियार मौके से मिला जिसे पुख्ता तौर पर इस्तेमाल किया गया माना जा सके। तो हथियार मिला ही नहीं? निर्णायक हथियार नहीं मिला, और ये अभियोजन के केस की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। तो मतलब कोई चश्मदीद नहीं, क्राइम सीन से छेड़छाड़, फोरेंसिक सबूत डाउटफुल, बयान बदलते हुए, हथियार गायब। बाप रे, ऐसे में तो किसी को दोषी ठहराना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, और यही इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। डायरेक्ट एविडेंस बिल्कुल नहीं, सब कुछ परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका था, और वो सबूत इतने बिखरे हुए, कमजोर और विरोधाभासी थे कि हाईकोर्ट ने उन्हें नाकाफी माना। और नतीजा ये कि वो बुनियादी सवाल कि अगर तलवार दंपति ने हत्या नहीं की जैसा कि हाईकोर्ट ने माना, तो फिर आरुषि और हेमराज को किसने मारा? वो असली कातिल कौन है? वो आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, अनुत्तरित। ये वाकई एक ऐसी गुत्थी है जिसने सिर्फ हमारे जस्टिस सिस्टम को नहीं बल्कि पूरे समाज को कहीं ना कहीं झकझोरा है। इस केस का हमारे सिस्टम पर, समाज पर क्या असर देखते हैं आप? असर तो बहुत गहरा पड़ा है, कई लेवल पर। पहली चीज तो मीडिया। इस केस को जितनी मीडिया कवरेज मिली, शायद ही किसी और केस को मिली हो। हाँ, ये तो है। हर चैनल, हर अखबार पर यही छाया हुआ था। बिल्कुल, लेकिन वो कवरेज अक्सर जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज थी। अटकलें बहुत लगाई गईं, और इसने मीडिया ट्रायल वाली बहस छेड़ दी कि मीडिया ही फैसला सुना रहा है कोर्ट से पहले। हाँ, कि क्या मीडिया की रिपोर्टिंग कोर्ट के काम में दखल दे रही थी? क्या ये मीडिया का काम है तय करना कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष? सही बात है। और समाज पर? समाज में भी एक तरह का बंटवारा सा हो गया था। लोग बट गए थे। कुछ मानते थे कि पेरेंट्स ही दोषी हैं, कुछ मानते थे कि उन्हें फंसाया गया है। ये दिखाता है कि ऐसे केस लोगों की भावनाओं को कितना छूते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसने हमारी जांच एजेंसियों, खासकर पुलिस और सीबीआई के काम करने के तरीके पर, उनकी काबिलियत पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। क्राइम सीन मैनेजमेंट में लापरवाही, फोरेंसिक जांच का स्तर, जांच में कहीं कोई बायस या पूर्वाग्रह तो नहीं आ गया, इन सब पर सोचने की जरूरत महसूस हुई। तो ये केस एक तरह की वेकअप कॉल थी सिस्टम के लिए? हाँ, कह सकते हैं, एक चेतावनी कि सिस्टम में छोटी छोटी गलतियों का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, और न्याय पाना या देना कितना मुश्किल हो सकता है कभी कभी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, जो बहुत जटिल रही है, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मुख्य बातें यही है, मई 2008 नोएडा डबल मर्डर, 14 साल की आरुषि तलवार और नौकर हेमराज, घर के अंदर हत्या। हाँ। शुरुआती जांच में भारी गड़बड़ियां,
खासकर क्राइम सीन को लेकर। शक पहले नौकरों पर, फिर पेरेंट्स पर। सीबीआई जांच में आई, लेकिन एजेंसी के अंदर ही मतभेद। एक टीम नौकरों को संदिग्ध मानती है, दूसरी पेरेंट्स को। अब फिर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देती है, कहती है सबूत काफी नहीं, पर पेरेंट्स को ही मुख्य संदिग्ध बताती है। कोर्ट उस रिपोर्ट को चार्जशीट मान लेती है। निचली अदालत परिस्थिति जन्य सबूतों पर पेरेंट्स को दोषी ठहराकर उम्र कैद देती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट सबूतों को नाकाफी मानते हुए, जांच में खामियां बताते हुए और संदेह का लाभ देते हुए तलवार दंपत्ति को बरी कर देता है। और अंत में केस कानूनी तौर पर अनसुलझा रह जाता है। असली कातिल कौन था, ये आज तक पता नहीं। क्रियाएं और एक मानवीय त्रासदी, ये शायद भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा याद दिलाएगा कि सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। निश्चित रूप से ये केस दिखाता है कि जब जांच की बुनियाद ही कमजोर हो, सबूत धुंधले हों और कहानी के कई वर्जन हो, तो शायद अंतिम सच हमेशा हमारी पकड़ से थोड़ा दूर ही रह जाए। और शायद यही वो सवाल है जिस पर हम अपने सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब किसी केस में सबूत बिखरे हों, जांच पर ही इतने सवाल हों, तो न्याय का असली मतलब क्या होता है? क्या सच का पता लगाना ज्यादा जरूरी है या किसी को सजा देना? ये सवाल आरोशी हेमराज हत्याकांड हमसे शायद हमेशा पूछता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।